हमारे बैंकिंग के इतिहास में बहुत सारे लोन फ्रॉड्स देखे गए हैं। आज हम एक लोन फ्रॉड की यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि 2010 में शुरू हुआ था और ये इतना बड़ा है कि इसमें 3,250 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि हाल ही में सीबीआई ने आईसीआईसीआई की जो एमडी और सीईओ थी, जिनका नाम था यहाँ पर चंदा कोचर, और उनके हस्बैंड दीपक कोचर को रिसेंटली अरेस्ट कर लिया गया है। तो आज के सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो घोटाला इन्होंने किया है ये क्या है, क्या ये पूरा मुद्दा है, किस तरीके से इन्होंने चीजें करी हैं वगैरह वगैरह, और कौन कौन लोग और कौन कौन कंपनी इसमें शामिल है। तो सारी ही चीजें हम बहुत ही गहराई से यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी, और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप हेडलाइन समझ गए होंगे, आप जो क्रक्स है, जो मतलब है आज के टॉपिक का, वो समझ गए होंगे। आगे हम देख लेते हैं कि ये आप देख सकते हैं अरेस्ट के टाइम पर कुछ फोटोग्राफ सामने आई थी और इन पर इल्जाम लगा है इर्रेगुलरिटीज का कि जी आपने जो लोन दिए हैं, चंदा कोचर ने जो लोन दिए थे 2010 और 12 की मैं बात कर रही हूं, आज हम उसके 10-12 साल बाद खड़े हैं और ये जो पूरा मामला है ये अब सामने आया है। इतने सालों बाद जाकर इनका अरेस्ट हुआ है और कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितने भी ये इर्रेगुलरिटीज होती हैं या घोटाले होते हैं, ये टाइम पर इनका रेगुलेशन नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं, और यही एक चीज है जो हमें अपने देश में थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि चीजें टाइम पर हो। अगर चीजें या इलीगल तरीके से या गलत तरीके से कुछ हो रहा है, स्पेशली बैंकिंग सिस्टम में, देखिए बैंकिंग सिस्टम तो हमारे देश का बहुत बड़ा एक आधार है, एक पिलर है, तो वहां पर सही तरीके के रेगुलेशंस होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो चंदा कोचर जो हैं 1984 में उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया और वो जो हैं एमडी और सीईओ 2009 में इस साल इस बैंक की बनी। देखिए उनके पास जो है बहुत बहुत अच्छा मौका था कि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकती थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बहुत सारी लड़कियां उनसे सीख सकती थी, बहुत सारी विमेन उनसे सीख सकती थी, बट हालांकि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अलग रास्ते अपनाए और जिसके नतीजे हम सबके सामने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पूरी कहानी की कि ये पूरी कहानी कैसे और कब से शुरू हुई। कब से हम जान चुके हैं कि जी 2010-12 की ये पूरी कहानी है। अब ये पूरा मामला है ये सामने आ रहा है। इसकी स्टोरी मैं आपको बता देती हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। आप सबने वीडियोकॉन का नाम सुना होगा। वीडियोकॉन एक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बेचती है, ठीक है। वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक ने 3,250 करोड़ का लोन दिया। अब आप शायद पूछोगे कि इसमें क्या हो गया, लोन तो सारे बैंक्स देते हैं जी, कुछ नहीं हुआ। यहां तक कुछ नहीं हुआ था, लोन देते हैं बैंक और अच्छी बात होती है, ये बैंक उसी से तो कमाते हैं, उसी से जो ब्याज आता है उसी से कमाते हैं, ठीक है जी, यहां तक तो सब सही था। अब वीडियोकॉन के यहां पर आप देख सकते हैं, वीडियोकॉन कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो वीडियोकॉन के जो मालिक हैं वेणुगोपाल धूत उनका नाम है, इन्होंने 64 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा एक और कंपनी में जिसका नाम है न्यू पावर करके, एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए या रिन्यूएबल्स के लिए काम करती है। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा, किसके थ्रू? एक और कंपनी के थ्रू, जिस कंपनी का नाम है सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, SCPL मैं इसको बोलूंगी। अब ये SCPL जो कंपनी है इसको ट्रांसफर कर दिया गया एक ट्रस्ट के पास और उस ट्रस्ट का नाम है पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट कौन ओन करता है, यहां पर जब मैं आपको नाम बताऊंगी तो आपको ये पूरा जो कहानी है वो समझ आ जाएगा। इस ट्रस्ट को ओन करते हैं जो ये कोचर के, जो यहां पर आप देख सकते हैं, जहां जैसा कि मैंने आपको बताया, चंदा कोचर के जो हस्बैंड है दीपक कोचर, वो इस ट्रस्ट को ओन करते हैं, राइट। यहां पर मैं लिख भी देती हूं, दीपक कोचर जो हैं वो इस ट्रस्ट को ओन करते हैं। अब आपको शायद ये पूरा सीक्वेंस समझ आ रहा होगा कि ये लोन या तो वीडियोकॉन को था, बट इनडायरेक्टली वो कहां हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, अपने हस्बैंड की जो कंपनी है, जो ट्रस्ट है, उसको वो इनडायरेक्टली इलीगल तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। सीबीआई ने जो है उनको बेसिकली जांच के लिए बुलाया और वो जो है उसमें उनका साथ नहीं दे रही थी, कोऑपरेट नहीं कर रही थी सीबीआई को, इसलिए सीबीआई ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। और सीबीआई ने एग्जैक्टली
इलीगली क्या, या फिर आप बोल सकते हो उन पर क्या इल्जाम लगे हैं, गॉट इलीगल ग्रेटिफिकेशन अनड्यू बेनिफिट थ्रू हर हस्बैंड फ्रॉम दूध फॉर सैंक्शनिंग लोन्स वीडियो। कौन सी, यही मतलब है कि गलत तरीके से जो प्रॉपर पॉलिसीज हैं लोन देते टाइम, जो प्रॉपर रेगुलेशंस हैं वो नहीं फॉलो करे गए, गलत तरीके से लोन दिया गया और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने हस्बैंड को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस तरीके से इनडायरेक्टली लोन उसने सैंक्शन करे, राइट। अब यहां पर सिर्फ इन दोनों पर ही केस नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग और कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल चंदा कोचर तो हैं ही, उसके साथ साथ उनके हस्बैंड हैं, उसके बाद वेणुगोपाल धूत भी इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। उसके बाद न्यू पावर रिन्यूएबल पर भी केस हुआ है, सुप्रीम एनर्जी पर भी, राइट। तो इन सब पर जो है वो केस हुआ है। और आईपीसी की कौन सी धारा, या फिर आप बोल सकते हो आईपीसी के किस चार्ज में इनको अरेस्ट करा गया है, वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग, ठीक है, ये दो चीजें साफ साफ शब्दों में बोली गई हैं, जिसके तहत इन दोनों को अरेस्ट हाल ही में किया गया है, राइट। तो आई होप आज का जो पूरा ये एनालिसिस है, स्पेशली ये वाला जो स्लाइड था जहां पर मैंने आपको पूरा कहानी बताया कि कैसे वीडियोकॉन को लोन दिया, फिर उसके बाद उन्होंने 64 करोड़ न्यू पावर को सप्लाई करा, इन्वेस्ट करा, ठीक है, किसके थ्रू, एसईपीएल के थ्रू। इस एसईपीएल को फिर कहां ट्रांसफर करवा दिया गया, पिनेकल एनर्जी को ट्रांसफर करवा दिया गया। इस ट्रस्ट का मालिक कौन था, दीपक कोचर, जो कि चंदा कोचर के हस्बैंड थे। तो इनडायरेक्टली किसको बेनिफिट करने की कोशिश करी गई, उसके हस्बैंड को, राइट। तो ये सारा पूरा मामला था और उनको बेसिकली जब 2018 के आसपास ये टाइम था जब आईसीआईसी बैंक ने ये पूरी जांच करने की कोशिश करी, शुरुआत करी एक्चुअली। और उस टाइम पे चंदा कोचर ने, मैं आपको बता दूं, चंदा कोचर का रिटायरमेंट पेंडिंग था, तो उन्होंने बोला कि मैं लीव पे जा रही हूं और मैं अपने अर्ली रिटायरमेंट के लिए मैं यहां पर अप्लाई करना चाहती हूं, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने ये सारी गड़बड़ करी है। तो वो अर्ली रिटायरमेंट के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। हालांकि आईसीआईसीआई के पास पूरा उनका डेटा आ गया, उनको पता चल गया कि ये इलीगल तरीके से ऐसे लोन दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने उनको रिटायरमेंट दी ही नहीं, उनको टर्मिनेट कर दिया। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात होती है, किसी सीईओ का रिटायरमेंट ना मिलना, उसको टर्मिनेट कर दिया जाना। उसके ऑफकोर्स उसका पर्सनल जो इमेज होता है वो तो खत्म हो ही जाता है, उसके साथ साथ उसको रिटायरमेंट के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे अगर उसको रिटायरमेंट मिलता, चंदा कोचर को रिटायरमेंट मिलता, तो आईसीआईसी बैंक के कुछ शेयर्स मिलते और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोलते हैं जिनको हम, वो कुछ भी नहीं मिला, उनको टर्मिनेट कर दिया गया और फाइनली उन पर केस कर दिया गया। और आज जो भी नतीजा है, जो भी फैसले हैं, वो हमारे सामने है। इस केस में आगे कुछ भी होगा या हमारे एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आएगा, वो मैं आपको शेयर करती रहूंगी। इसको अगर आपके डिस्क्रिप्टिव में भी आप यूज कर सकते हो, जब भी एनपीए, अच्छा एनपीए से मुझे याद आया, ये जो 32,000, हाँ जी, ये जो हमने यहां पर नंबर आपको बताया है, हाँ, 3,250 करोड़ का जो ये लोन दिया गया है फ्रॉड तरीके से, इलीगल तरीके से, ये पूरा पैसा एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ये लोन में जब बैंक पैसा देता है तो अगर वो लोन वापस ना आए तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, ये पूरा पैसा एनपीए बन गया। तो सोचो बैंक के लिए भी, आईसीआईसी के लिए भी ये कितना बड़ा नुकसान है, राइट। तो अगर कोई भी डिस्क्रिप्टिव में कोई भी ऐसे आता है, कहीं भी आपको लिखना पड़ जाए कि एनपीए पे कोई आ रहा है, हमारे बैंकिंग सिस्टम पर कोई सवाल आ रहा है ना, डिस्क्रिप्टिव में आपको पता, डिस्क्रिप्टिव में आपके बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, बैंकिंग पर, फाइनेंशियल सिस्टम पर हमारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पर हम ये यूज कर सकते हैं, राइट, कि जी ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं। हम एग्जाम्पल अटैच कर सकते हैं कि देखो आईसीआईसीआई में ये सारी चीजें हुई, तो हमें ऐसे ऐसे ये सारी चीजों को प्रिवेंट करना चाहिए, हमें बेटर रेगुलेशंस लाने चाहिए। और बेटर रेगुलेशंस के लिए हमारे आरबीआई जो है ऑलरेडी स्टेप्स उठा रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने कवर करवाया था, आरबीआई ने 7 ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज को, या फिर आप बोल सकते हो जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, कंसल्टेंसी फर्म जैसे फॉर एग्जांपल डिलॉयट, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेंजी, ठीक है, इनको ऑलरेडी हायर कर लिया है कि जी आप हमारे बैंकिंग को और एनबीएफसीज को रेगुलेट करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से, राइट। तो आरबीआई ऑलरेडी स्टेप्स ले रहा है, वो स्टेप्स आप सोल्यूशंस में लिख सकते हो, प्रॉब्लम्स में आप ये आईसीआईसीआई के ने जो अभी किया है, इसकी सीईओ ने और एमडी ने जो करा है उसका एग्जांपल कोट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि कोई भी स्टूडेंट यहां पर आरबीआई ग्रेड बी या फिर सिट बी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मैं आपके वहां पर करंट अफेयर्स कंडक्ट कर रही हूं, तो
आरबीआई का जो हमारा बैच है वो 22 दिसंबर को ऑलरेडी शुरू हो गया है। सिडबी का मैं बताना चाहती हूँ, आज से हमारी फर्स्ट क्लास शुरू है, ठीक है, जहां पर मैं रोज 12 से 1 बजे आपके साथ जुड़ूंगी। करंट अफेयर्स में आपको कवर करवाऊंगी, पीडीएफ्स रोज अवेलेबल होंगी उसकी, राइट, 1-to-1 इंटरेक्शन हमारा होगा। उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, आपको बुक किट मिलेंगी, पीडीएफ, आपके जितने भी नोट्स हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो अगर आप इन दोनों ही कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जा सकते हैं और वहां पर ये कोर्स जब आप परचेज करते हो तो Y674 आप ये कूपन यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही हेवी डिस्काउंट आपके कोर्सेज पर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, और द बिगर पिक्चर को तो आप जानते ही होंगे, जहां पर अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर मैं आपके रोज करंट अफेयर्स कवर करवाती हूं। रोज सुबह 7 बजे मैं आती हूं और करंट अफेयर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपके यहां पर प्रिपेयर करवाती हूं। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।